प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज अपना टॉपिक है त्रिकोण संघर्ष। बीए पार्ट फर्स्ट, प्रथम प्रश्न पत्र, त्रिकोण संघर्ष। त्रिकोण संघर्ष क्या है, इसकी हमें जानकारी होना अति आवश्यक है। त्रिकोण संघर्ष के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं तो हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है जो हमारे लिए अति आवश्यक है और अनिवार्य भी है। त्रिकोण संघर्ष 8वीं शताब्दी में जब उत्तर भारत में शक्ति शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो कुछ प्रमुख उत्तर भारत के राजवंशों ने कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए अपने अपने शक्ति का परिचय दिया। इसमें 3 वंश प्रमुख थे, इसलिए इसे हैं वो त्रिकोण संघर्ष कहा जाता है। त्रिदलीय संघर्ष का एक मुख्य कारण कन्नौज के समृद्धशाली नगर पर प्रत्येक शक्ति द्वारा अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास था। युद्ध में संलग्न प्रत्येक पक्ष इस नगर को अपने अधीन करना चाहता था। ऐसी राजनीतिक और आर्थिक कारणों के कारण आवश्यक था। हर्षवर्धन के समय में कन्नौज ही उत्तर भारत का शक्तिशाली केंद्र था। अब पाटलिपुत्र अपना राजनीतिक महत्व खो चुका था, उसकी जगह कन्नौज ने ले लिया था। प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी के शब्दों में, जिस प्रकार प्राचीन काल में बिना पाटलिपुत्र का स्वामी हुए कोई सम्राट नहीं बन सकता था, उसी प्रकार, ध्यान दीजिए, उसी प्रकार हर्षोत्तर भारत में बिना कन्नौज का स्वामी हुए कोई सम्राट नहीं बन सकता था। पश्चिमी एशिया की सैनिक जातियों के लिए जिस प्रकार बेबीलोन का, ट्यूटोनिक बर्बरों के लिए जिस प्रकार रोम था, उस पूर्वी और दक्षिणी यूरोप के लिए मध्य युग में बाइजेंटियम था, उसी प्रकार 8वीं और 9वीं शताब्दी में नवोदित राज्यों के लिए हम कन्नौज का नाम लेते हैं। ये स्वाभाविक ही था कि हर्ष की मृत्यु के पश्चात की राजनीतिक रिक्तता को कन्नौज पर अधिकार कर समाप्त करके सार्वभौम सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से कन्नौज पर सत्ता प्राप्ति के लिए जो संघर्ष हुआ उसे हम त्रिराज्य संघर्ष कहते हैं। उसमें पाल, प्रतिहार, उसमें 3 राजवंशों ने प्राप्ति के लिए जो है संघर्ष किया। एक तो पाल थे जो बंगाल के थे, एक प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट। त्रिदलीय संघर्ष का प्रारंभ प्रथम चरण में होता है, जिसमें कन्नौज पर स्वामित्व के लिए संघर्ष का आरंभ पाल शासक धर्मपाल ने किया था। बंगाल में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर उसने अपने राज्य का विस्तार किया और उसने इलाहाबाद तक अपनी सीमा बढ़ा ली। फलस्वरूप वो युद्ध हुआ जिसमें ध्रुव ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। इस प्रकार पहले चरण में राष्ट्रकूटों को सफलता मिली। राष्ट्रकूट ध्रुव था, उसने धर्मपाल को पराजित किया। फिर द्वितीय चरण, राष्ट्रकूट राजा ध्रुव के आंतरिक परिस्थितियों से बाध्य होकर शीघ्र दक्षिण भारत लौट जाना पड़ा। वह उत्तर भारत की तरफ नहीं आ सका। उसकी मृत्यु के बाद गोविंद तृतीय राजा बना, लेकिन धीरे धीरे राष्ट्रकूटों की शक्ति क्षीण होती गई और कन्नौज पर आक्रमण कर चक्रयुद्ध को हराया और गुजर, प्रतिहार, नागबर द्वितीय भी एक चुनौती बना हुआ था। अब कन्नौज पुनः प्रतिहारों का दिन आ गया। तो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये तीनों के बीच में सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष शुरू हो गया। द्वितीय चरण में गुजरों का अधिकार अधीनता स्वीकार हो गई। फिर तृतीय चरण आया जिसमें अपनी पराजय के पश्चात धर्मपाल एवं चक्रयुद्ध ने अपने दुश्मन प्रतिहारों को पराजित करने के उद्देश्य से राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से मित्रता स्थापित की। संभवतः इन दोनों शक्तियों ने राष्ट्रकूट शासक को कन्नौज पर आक्रमण करने का आमंत्रण भी दिया। राष्ट्रकूट राजा स्वयं ही एक वीर एवं पराक्रमी राजा था। प्रतिहारों को परास्त कर वह अपनी शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। प्रतिहारों की बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगाना भी उसका उद्देश्य था। इसलिए उसने धर्मपाल और चक्रयुद्ध की मित्रता स्वीकार कर पुनः उत्तर भारत की राजनीति में पदार्पण किया। उसने नागभट्ट पर अपना आक्रमण कर उसे पराजित किया। इस युद्ध ने प्रतिहारों की शक्ति पर आघात किया। इसी समय गोविंद तृतीय को पुनः दक्षिण में व्यस्त हो जाना पड़ा। इस मौके का लाभ उठाकर पालों ने उत्तरी भारत में पुनः अपनी शक्ति बढ़ानी प्रारंभ कर दी। इस प्रकार जो पाल प्रथम युद्ध के अंतर्गत पराजित हुए थे, उन्होंने वापस तृतीय युद्ध में के बाद अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू कर दिया। अब आता है त्रिदलीय संघर्ष का चौथा चरण। चौथे चरण के अंतर्गत प्रतिहारों एवं पालों ने भाग लिया। 814 ईस्वी तक गोविंद तृतीय और धर्मपाल दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष भी दक्षिण की राजनीति में बुरी तरह उलझ रहा था।
अतः पाल राजा देवपाल के समक्ष मैदान खुला पड़ा था। अपनी शक्ति का विस्तार कर उसने रामभद्र को पराजित किया, परंतु शीघ्र उसका संघर्ष प्रतिहारों के प्रबलतम शासक मिहिर भोज से हुआ। मिहिर भोज, ध्यान रखना, मिहिर भोज बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था जो रामभद्र के बाद राजा बना। देवपाल और मिहिर भोज दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे तथा अपनी अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे, अतः उसमें संघर्ष होना अनिवार्य था। पाल और प्रतिहारों के प्रारंभिक संघर्ष में देवपाल ने मिहिर भोज को परास्त किया। जब तक देवपाल जीवित रहा उसने प्रतिहारों को अपने नियंत्रण में रखा, परंतु उसकी मृत्यु के बाद पालों की स्थिति बिगड़ गई। देवपाल के उत्तराधिकारी दुर्बल साबित हुए। इसी बीच राष्ट्रकूटों से उनके संबंध भी बिगड़ गए, अतः राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने पालों पर आक्रमण कर उनकी शक्ति क्षीण कर दी। ऐसी परिस्थिति प्रतिहार शासक मिहिर भोज जैसे महत्वाकांक्षी शासक के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। उसने पाल राजा नारायण पाल तथा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय दोनों को पराजित किया। इससे प्रतिहारों की प्रतिष्ठा उत्तरी भारत में पुनः स्थापित हो गई और मिहिर भोज ने कन्नौज को अपने राजधानी बनाया एवं उसका चतुर्दिक विकास किया। अब कन्नौज प्रतिहारों का बन चुका था। पाल और राष्ट्रकूट अपना राज्य बचाने में लगे हुए थे। कन्नौज पर स्वामित्व स्थापित करने का संघर्ष वस्तुतः समाप्त हो चुका था। अब अंतिम चरण, जब हम इस संघर्ष के अंतिम चरण की बात करते हैं तो मिहिर भोज के पश्चात कन्नौज प्रतिहारों के अधिकारों में तुर्क विजय तक बना रहा, तथापि उस पर अधिकार करने का प्रयास राष्ट्रकूटों ने पुनः किया। महेंद्रपाल के पश्चात महिपाल के समय में भी 915 से 1800 ईस्वी के मध्य राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने पुनः कन्नौज पर आक्रमण किया तथा बुरी तरह से लूटा। महिपाल को कन्नौज छोड़कर भागना पड़ा, परंतु महिपाल ने पुनः कन्नौज पर अपना अधिकार कायम कर लिया। इस त्रिदलीय संघर्ष का कोई स्थायी लाभदायक परिणाम नहीं निकला। लंबे संघर्ष ने तीनों राज्यों की शक्ति नष्ट कर उनका पतन अवश्यंभावी बना दिया। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के अवशेषों पर 10वीं शताब्दी में अनेक राजपूत राज्यों का उदय हुआ, जिनमें तत्कालीन भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार जो त्रिराज्य संघर्ष हैं ये मूलतः शुरुआत हुआ कन्नौज की सत्ता प्राप्ति के लेकर के, और धीरे धीरे इसने एक विशाल रूप धारण कर लिया और फिर बाद में परवर्ती विभिन्न अन्य जो हैं वो शासन की शाखाएं शुरू हुई। धन्यवाद।